जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के हिस्ट्री क्लास सीरीज में। और इसमें हम लगातार हिस्ट्री की हर एक टॉपिक को, जो खासतौर पर प्राचीन भारत के इतिहास को कवर अप करते हुए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं इस बात की आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और वहां पर रहकर सारी क्लासेस को अटेंड करके आप अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एक पंक्चुअलिटी के साथ क्लासेस अटेंड कीजिए सारी, और अपने नोट्स तैयार कीजिए ताकि वो काम आ सके आपके एग्जाम्स के टाइम पर। तो हम धीरे धीरे पढ़ते हुए कहाँ तक आ चुके हैं? मौर्योत्तर काल में आ चुके हैं। और इसमें देशी शासकों को हमने पढ़ा, अब उसके बाद विदेशी शासकों को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कुषाण, पहलव और जो अन्य शासक हैं, हिंद यूनानी शासक हैं, तो इनको हमने पढ़ा है। और इसके बाद जो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पार्थियन वंश और कुषाण वंश के बारे में बात करेंगे। कल जो हमने बात की थी वो बात की थी किसके ऊपर? हिंद यूनानी जो शासक हैं उस पर हमने बात की थी, और उसके साथ साथ जो शक शासक है उनके ऊपर बात की थी। तो आज जो हम बात करेंगे पहलव वंश और उसके साथ साथ जो है कुषाण वंश के बाद, जो कि महत्वपूर्ण वंश है, अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो लगातार बने रहिए क्लास के साथ, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। इसके अगर हम इसकी शुरुआत करें तो जो पहलव है या जो पार्थियन है, ये मूल निवासी थे। मूल निवासी कहाँ के थे? यह मूल निवासी थे ईरान के। ईरान का है, भारत के पश्चिम में है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो ये विदेशी शासक आए उस समय, तो कहाँ थे सब? वो सब भारत के पश्चिमी क्षेत्र में थे, यानी कि इस एरिया में मुख्य रूप से उन्होंने रूल किया था, शासन किया था। कुषाणों को हम देखते हैं कि वो अंदर तक आते हैं, लेकिन इस एरिया में मुख्य रूप से हम देखते हैं हिंद यूनानी शासक, शक शासक, और शकों का भी साम्राज्य विशाल रहा। फिर उसके बाद पार्थियंस आते हैं। एक तरीके से कहा जाए शक और जो पार्थियन हैं ये दोनों ही एक दूसरे के समानांतर रहे। इनको अगर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में देखा जाए, प्राचीन उस समय के जो संस्कृत ग्रंथ हैं, तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इनको शक पहलव कहा गया है। क्या कहा गया है? शक पहलव कहा गया है। अब यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो शक आ रहा है और एक पहलव आ रहा है। दोनों अलग अलग वंश हैं। जैसे कल हमने बात किया था शक अलग है, तो यहाँ पे ये पहलव अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समानांतर थे। कैसे थे? समानांतर थे, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ शासन कर रहे थे। किसी का एक शासन अलग था, किसी का अलग था। लेकिन जो शक साम्राज्य था वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर विस्तृत हुआ, लेकिन पहलव जो था वो इतने बड़े पैमाने पर सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। वो छोटे ही एरिया में उन्होंने अपना रूल किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ हैं उसमें शक पहलव नाम किनके लिए इस्तेमाल किया गया है? शक और पहलवों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रसिद्ध जो पार्थियाई शासक है, यानी कि पहलव वंश में या पहलव साम्राज्य में प्रसिद्ध शासक हुए एक, जिनसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, गोंदो फर्नर्स। गोंदो फर्नर्स जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए। इसमें इनके काल में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके काल में एक व्यक्ति हुए सेंट टॉमस जो एक व्यक्ति हुए, इन्हीं के काल में कहाँ आए? भारत आए। किस उद्देश्य से आए भाई? इनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार। क्या उद्देश्य था? ईसाई धर्म का प्रचार। तो ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। यही एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है या कहा जाए प्रश्न है इसमें, जिसको लेकर पूछा जाता है कि जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला विदेशी शासकों, या कहा जाए कि किस पहलव वंश के शासन में आया था, या फिर पहलव वंश का शासक या पहलव साम्राज्य का शासक गोंदो फर्नर्स के काल में कौन व्यक्ति भारत आया था जिसने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। यानी कह सकते हैं कि अब हम उस काल में हैं जब ईसाई धर्म आ चुका है और ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है भारत में। यानी कि भारत में प्राचीन काल में भी ईसाई धर्म को लेकर प्रचार शुरू हुआ था, और किसने किया था? सेंट टॉमस ने किया था। और किसके काल में आया था? गोंदो फर्नर्स के काल में आया था। और कहाँ आया था? भारत में जो है इसने प्रचार करने आया था। तो ये ध्यान रखिए, गोंदो फर्नर्स पहलव यानी कहा जाए पार्थियन वंश का शासक रहा है, जो मूल रूप से निवासी थे कहाँ? ईरान के। तो इन्होंने जो है भारत के जो उस समय पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्य रूप से रूल किया था, शासन किया था। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में इन्होंने अपने शासन नहीं फैला पाए थे, लेकिन एक प्रसिद्ध शासक के रूप में इन्हें देखा जाता है। गोंदो फर्नर्स का एक अभिलेख है जो अक्सर पूछा भी जाता है। गोंदो फर्नर्स का अभिलेख, एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। अगर आप इसे कहीं पर भी देखें किताब में, अगर किसी ऑथेंटिक किताब में आपने पढ़ा होगा तो गोंदो फर्नर्स का नाम अवश्य ही पढ़ा होगा। इनका एक अभिलेख है। एक अभिलेख है क्या? तख्त ए बही। तख्त ए
बही। तख्त ए बही जो है इनका एक अभिलेख है। क्या है ये? अभिलेख है। और यह अभिलेख किस लिपि में है? तो इस अभिलेख की लिपि है खरोष्ठी। क्या है? खरोष्ठी लिपि है। गोंदो फर्नर्स तख्त ए बही अभिलेख से रिलेट करता है और यह एक अभिलेख है जो कि एक किस लिपि में लिखा हुआ है? खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। गोंदो फर्नर्स का ये अभिलेख है। इसमें इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, पहला या पर्थियन जो वंश है उसके बारे में इतने बड़े पैमाने पर कुछ स्रोत नहीं मिले, कुछ इतनी जानकारी नहीं मिली, तो इस वजह से तख्त ए बही अभिलेख एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसको इस अभिलेख में गोंदो फर्नर्स को इस अभिलेख में जो कहा गया है वो ये कहा गया है गुदुवहुर। गुदुवहर नाम से संबोधित किया गया है किसे? गोंदो फर्नर्स को तख्त ए बही अभिलेख में। और ये कहाँ है ना? ये कहाँ है? यह है पेशावर में। पेशावर कहाँ है अभी वर्तमान में? पाकिस्तान में। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आराम से चीज़ों को समझिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, साइकोलॉजिकल व्यू है, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट है, जब हम पढ़ने बैठते हैं या हमारा जो दिमाग होता है कई बार एक चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और कैंडिडेट ऐसा कहते भी हैं कि सर हम लोग नोट्स बनाते समय जो है ना गाना सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, गाना सुनते सुनते हम लोग नोट्स तैयार करते हैं, हम लोग लिखते हैं या हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि आप लोग लिख तो बहुत ज़्यादा लेते हैं उस समय गाना सुनते हुए, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान से रखना, यानी एक बार समझना इस चीज़। कई डाउट्स आए मेरे पास, क्वेश्चन आए ऐसे। तो देखिए, बहुत से साइकेट्रिस्ट हुए, जो मनोवैज्ञानिक हुए, जो ये चीज़ बता के जा चुके हैं इस दुनिया से, उन्होंने ये कहा कि हमारा दिमाग जब किसी काम में लगता है तो एक ही काम को बड़े अच्छे से कर सकता है, एक साथ दो काम नहीं कर सकता है। अच्छा सा करना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है। अगर आप किसी काम पर लगे हुए हैं, आपका दिमाग उस काम पर लगा हुआ है, तो 45 मिनट आपका दिमाग बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, कंसंट्रेशन के साथ करेगा। अगर आपने उस 45 मिनट में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर लिया, बिना इधर उधर देखे, बिना कहीं और डिस्ट्रैक्ट हुए, तो आपको सारी चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी, आराम से याद हो जाएंगी। और आपको जो है कोई किसी अलग रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, कोई चुटकुला सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की कहानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातों को लेकर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बात क्या है? जो चीज़ तथ्य है वो तथ्य है, इसको वास्तविकता में लेकर बात कीजिए। ठीक है, कहानियों के माध्यम से क्या याद करना है ना, कुछ नहीं, इसको वास्तविकता जो थी वो है। अब भाई कहानी कर लोगे तो थोड़ी ना होगा। तो ये हिस्ट्री भी जो है एक नॉर्मल कहानी ही तो है, लेकिन ये कहानी वास्तविक कहानी है। इस वास्तविक कहानी को बहुत से कैंडिडेट कैसे पढ़ते हैं? काल्पनिक कहानी बनाकर पढ़ते हैं, तो वैसे मत पढ़िए, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो बड़े ही कंसंट्रेट होकर देखिए, आराम से देखिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी फालतू की कहानी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो वास्तविक कहानियाँ हैं उनको ध्यान रखिए। तो ये पर्थियन वंश रहा, और इसमें प्रमुख शासक कौन रहे? गोंदो फर्नर्स रहे। गोंदो फर्नर्स के काल में सेंट थॉमस भारत आते हैं ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। इनका एक अभिलेख है, तख्त ए बही अभिलेख है, और इसकी लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि है। इस वंश का अंत जो किया गया, इस वंश का अंत किया गया किसके द्वारा? जो कुषाण वंश के शासक हुए उनके द्वारा इस वंश का अंत किया गया। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए, प्रथम शासक कौन था पर्थियन वंश का, इसको लेकर भी जो है कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। शुरुआत कब से हुई, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। गोंदो फर्नर्स के बारे में तो यहाँ से तख्त बही अभिलेख से पता चल जाता है। अगर ये तख्त बही अभिलेख ना होता तो शायद हमें ये भी ना पता चलता कि पर्थियन वंश में इस नाम का भी कोई शासक रहा था। इसके सिक्के भी मिले हैं, इसके सिक्कों पर आप देखेंगे तो उसका चित्र भी छपा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था, जो यूनानी लोग आए उन्होंने सिक्कों के एक निश्चित आकार दिया, उस पर राजा के नाम, उसका चित्र अंकित किया, उसकी तिथि अंकित की। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? उस पर बनी हुई थी। किस पर बनी हुई थी? सिक्कों पर बनी हुई थी। अगर आप इसके चित्र को देखेंगे तो इसके चित्र को आप यहाँ मैं देख सकते हैं, किसमें? चित्र में देख सकते हैं कि क्या जो इसके सिक्के हैं उस पर कैसे चित्र आए हैं। तो चित्र आप देख पा रहे हैं किसके?
इसके जो सिक्के हैं उसके सिक्के का एक चित्र है, एक सिक्का है, इसमें आप देखेंगे तो इसका चित्र बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक है, जो कि खरोष्टी में लिखा हुआ है। एक तरीके से खरोष्टी का ही मुख्य रूप से उपयोग इसके सिक्कों पर भी किया गया। कुषाण वंश में ने इनका अंत किया। अंतिम शासक कौन था इसके बारे में जानकारी प्राप्त इतनी नहीं है। चलिए, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे, अब आ जाते हैं कौन, कुषाण वंश की बात कर लेते हैं। जो कुषाण वंश हैं उनका क्या रोल रहता है उस चीज को अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण वंश है कुषाण वंश, अक्सर प्रश्न इनसे बनता है। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाला था पहलव वंश से या पार्थियन काल से, उस चीज को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है। 2-3 पॉइंट्स हैं। शुरुआत में मैंने बोला था कि पार्थियन वंश या इनके बारे में जानकारी इतनी नहीं मिलती है, तो ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है इस वंश को लेकर, ठीक है। अब बात कहाँ आ जाती है, स्रोतों पर आ जाती है। इतिहास आधारित है किस पर, स्रोतों पर, जिसके बारे में जितनी जानकारी हमें प्राप्त होती है कुछ स्रोतों से, स्मारकों से, अभिलेखों से या सिक्कों से या ग्रंथों से, किताबों से, तो उसी के आधार पर हम पढ़ते चले। अब पार्थियंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, तो थोड़ा सा हमने पढ़ा। तो किस पर आधारित है इतिहास, स्रोतों पर आधारित है, ठीक है। तो बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी तरीके से शॉर्टकट मारने की कोशिश मत कीजिए शुरुआती दौर में। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं कुषाण वंश की। और कोई एग्जामिनर ऐसा बैठा कि भाई सबको जो है पीछे ही करना है, ये जो इतनी भीड़ आ गई है बच्चों की एग्जाम देने के लिए, उनको पीछे ही करना है, तो वो कौन से टॉपिक में उठाएगा। आप खुद ही सोचिए थोड़ा सा कि वो टॉपिक ऐसे उठाएगा जिसकी तरफ नजरें नहीं जाती हैं लोगों की। हमने क्या पढ़ लिया इतिहास में कि मौर्य काल पढ़ लिया, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, उनसे तो क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा और उसने सोचा कि यार इतनी भीड़ आ गई है, इतने तो सीट है भी नहीं, तो बहुत से लोगों को बाहर करना है, तो ढूंढो कौन से ऐसे क्वेश्चन है। हिंद यूनानी वाला चैप्टर निकालो, है ना, विदेशी शासकों वाला चैप्टर निकालो, क्योंकि वहां पर जो है बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि उनमें फील नहीं आता ना, अरे ये तो विदेशी हैं, इनके नाम ही थोड़े अजीब से हैं, इनको क्या याद रखे। तो वहीं पर क्या हो जाता है, नंबर चले जाते हैं जब वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो कुषाण वंश की अगर हम बात करेंगे, चलिए कुषाण वंश पर आ जाते हैं। कुषाण वंश जो है, ये अगर कुषाणों को अगर हम देखें तो ये कबीले थे, 2 कबीले रहे, एक यूची कहलाया और एक तोखारी। ये 2 कबीले थे कुषाणों में, ये 2 कबीले हुआ करते थे मुख्य रूप से। और ये यूची कबीला जो था वो 5 भागों में बटा हुआ था, 5 शाखाओं में बटा हुआ था, 5 कुल कह सकते हैं, ये 5 कुलों में बटा हुआ था। इन 5 कुलों में से एक कुल था कौन सा, कुषाण कुल। जो कुषाण कुल था वो इन 5 कुलों में से एक था। ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुषाण लोग मूल निवासी रहे कहाँ के, जो मूल निवासी थे ये थे चीनी सीमा के पास से। कहाँ के, चीनी सीमा के पास से। चीनी सीमा के पास इनको कहा गया चीनी तुर्किस्तान, चीनी तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। चीनी सीमा के पास ये लोग निवास करते थे। कुषाण वंश के शासक आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आए और इन्होंने अपना शासन किया। इस चीज को समझने के लिए कि कैसे वो आगे की तरफ आए, उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला, इस को देखने के लिए हम इस मानचित्र पर चलते हैं और इस मानचित्र के माध्यम से हम इसको जो है एक मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे जो कुषाण वंश है वो पूरा साम्राज्य आगे तक फैला और इसने किस तरीके से रूल किया, कितने बड़े हिस्से पर शासन किया, वाराणसी तक इसका रूल रहा, कहाँ कहाँ तक इसने शासन किया, वो हम मानचित्र के माध्यम से अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मानचित्र आपके सामने है और मेरी आवाज़ भी आती रहेगी आप लोगों को और आप आराम से इस पर समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं किस पर, मानचित्र पर। अभी हमने देखा कि परथियाइयों के बाद कुषाण कैसे भारत आया। यूची जो एक कबीला है जो 5 भागों में बटा हुआ था और उसमें से एक कबीला कुषाणों का था। तो इस शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये उत्तर मध्य क्षेत्रों में के मैदानों में रहते थे। खाना बदोश के रूप में जीवन यापन करने वाले लोग थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमने फिरने वाले लोग थे और रास्तों में ही युद्ध इत्यादि क्या करते थे। इसके बाद ये अपना जीवन चलाया करते थे। पड़ोस के मुख्य रूप से जो चीन के पड़ोस में ये रहा करते थे। और हम देखते हैं कि कुषाणों ने शुरुआत में, अगर आप इस मैप में देखेंगे तो कुषाणों का जो साम्राज्य रहा, एम्पायर रहा, वो कुछ इस क्षेत्र में
बना रहा, कुषाणों का एम्पायर कुछ इस क्षेत्र में बना रहा। और इन्होंने शुरुआत में सबसे पहले बैक्टीरिया पर कब्जा किया, जो ये बैक्टीरिया वाला क्षेत्र है जहाँ पे हिंद यूनानियों का रूल था। फिर उसके बाद अफगानिस्तान का जो उत्तरी क्षेत्र है, बामियान, काबुल वाला, बामियान वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से, बामियान जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये बामियान, तो यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया और फिर धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़े। और फिर यहाँ आपको एक काबुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखाई दे ही रहा है। तो काबुल पर इन्होंने कब्जा किया। फिर उसके बाद हिंदू कुश को इन्होंने पार किया, हिंदू कुश जो कि यहाँ आपको दिखाई देना चाहिए, लिखा हुआ है हिंदू कुश, और वहीं पर उसी के नीचे लिखा हुआ है गांधार। तो इस क्षेत्र में जो है इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया और यूनानियों और पर्थियाइयों को यहाँ से हटाकर अपनी सत्ता को जमाया। तो कुल मिला के अंततः ये देखने को मिलता है कि ये सिंधु घाटी पर और इसके बाद गंगा के मैदानों में धीरे धीरे अधिकतर हिस्सों पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया होता है। तो जो सिंधु नदी यहाँ पर आपको स्पष्टता दिख रही है, तो यहाँ सिंधु नदी है, इस घाटी में इन्होंने अपना कब्जा किया। फिर धीरे धीरे गंगा के मैदानों में भी है, गंगा का मैदान जो कि अभी नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार मुख्य रूप से आते हैं। तो इस क्षेत्र में आपने देखा कि गंगा के मैदान में और सिंधु घाटी में इन्होंने धीरे धीरे अपने अधिकतर हिस्सों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और उनका साम्राज्य अगर देखा जाए तो अमुदरिया से गंगा तक, यानी कि अमुदरिया एक रिवर है, नदी है इधर बैक्टीरिया के पास, तो यहाँ से ये गंगा तक पूरा इनका साम्राज्य फैल जाता है। इसके अलावा मध्य एशिया के खुरासान से, सेंट्रल एशिया में खुरासान एक जगह है इधर बैक्टीरिया के उत्तर की तरफ, तो वहाँ से ये इनका जो शासन रहता है, कहाँ से, खुरासान से। हम पाते हैं कि खुरासान से ये अभी गंगा या उत्तर प्रदेश, गंगा के किनारे बसा हुआ शहर वाराणसी तक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैल जाता है। यानी कि इनका जो शासन है, अभी यहाँ आप वाराणसी को लोकेट कर पा रहे होंगे, सबसे पश्चिमी क्षेत्र इसका वाराणसी रहा कि वाराणसी तक इनका जो है रूल बना रहा। यानी कि पश्चिम में अगर देखा जाए तो खुरासान से, एशिया के मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इनका शासन फैला रहा। और कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का एक अच्छा खासा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान के बहुत से कुछ अंश, लगभग पूरा पाकिस्तान और लगभग समूचा उत्तर भारत, इन सारे भूभागों को अपने शासन के साथ इन्होंने ले लिया था। इससे अलग अलग प्रकार के लोगों और संस्कृतियों का आपस में घुल मिल जाने का एक विलक्षण अवसर भी यहाँ पर दिखाई देता है। और ये इस तरीके का जो सम्मेलन की प्रक्रिया थी, ये एक ऐसी संस्कृति को इसने जन्म दिया जो आज के लगभग 9 देशों में फैला हुआ है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र अभी वर्तमान के केवल भारत में थोड़े ही है, इसमें अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे कई देश जो हैं इस पूरे क्षेत्र में आते हैं। यानी कि इन्होंने एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति यहाँ पे उत्पन्न की जो आज के 9 देशों में शामिल है। तो ये मैप पर आपको देख के अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा कि कुषाण वंश जो है, कुषाणों का जो शासन रहा, वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक भारत में कितने क्षेत्रों में ये फैला रहा। यानी कि इन्होंने लगभग जो है शक या सातवाहन या पार्थियंस के मुकाबले, यानी दूसरे जो विदेशी शासक थे, जैसे शका जो थे वो कुछ इस एरिया में थे, पर्थियंस यहाँ पर थे, हिंद यूनानियों को ये लोग यहाँ से हटा चुके थे, तो इनके मुकाबले इन्होंने एक ज़्यादा बड़ा शासन बनाया अपना। और एक बड़े पैमाने पर इनका कश्मीर वाला क्षेत्र भी इनके अधीन रहा, काराकोरम रेंज आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा है। तो गांधार का या पाकिस्तान वाला क्षेत्र पूरा इनके अधीन लगभग रहा। तो यानी कह सकते हैं कि आज के जो लगभग 9 देश हैं, उन 9 देशों में ये है कुषाण एम्पायर फैला हुआ था। तो यहाँ पर हमने मानचित्र से इस बात को समझ लिया कि किस तरीके से कुषाणों का जो शासन रहा, कहाँ से कहाँ तक, सबसे उत्तर में और सबसे पूर्व में या दक्षिण में कहाँ तक इन्होंने रूल किया और कितने एरिया पे रूल किया, और बहुत बड़ा क्षेत्र इन्होंने अपने शासन में समेट लिया था। अब इसके बाद ये बने रहते हैं अपने शासन में। प्रमुख शासकों की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर कुषाणों के जो प्रमुख शासक रहे उनमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। एक जो प्रमुख, अगर हम शासकों की बात करें तो प्रमुख शासकों को अगर हम देखें तो इसमें हम पाते हैं कि कुषाणों वंश को 2 राजवंशों में बांटा गया है। पढ़ने के लिए क्या कहा जा सकता है कि ये 2 राजवंशों में बटे हुए थे। कुषाण वंश ऊपर से ही लिख लेते हैं, ठीक है। जो कुषाण वंश है ये 2 राजवंशों में बटे हुए हैं, 2 राजवंश हैं इसमें, ठीक है। 2 राजवंश है। एक राजवंश जो है उसे क्या कहा जाता है, कडफिसस कहा जाता है। एक राजवंश जो है वह है आपका कुषाण राजवंश।
कुषाण राजवंश, माफ कीजिए कनिष्क राजवंश, कनिष्क कुषाण से ही था भाई, ठीक है, कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश मूल रूप से ही था, ठीक है। कनिष्क का जो वंश था वह कुषाण वंश था, या फिर इसे जो है कनिष्क वंश भी कहा जाता है, इसी वजह से बात आ रही थी, ये कनिष्क वंश, ठीक है। ये राजवंश जो है ये कुषाण जो है दो भागों में बटा हुआ था, एक कडफिसस वंश में बटा हुआ था, दो वंश थे, और एक कनिष्क वंश था, कुषाण नहीं है, क्या होगा, कनिष्क वंश होगा, इसे कनिष्क ही लिख लीजिए, कनिष्क वंश, ठीक है, कनिष्क वंश में बटा हुआ था, दो वंश थे। कडफिसस जो वंश है इसमें दो प्रमुख शासक हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन देखने को मिलते हैं, कुजुल कडफिसस सबसे पहले, कुजुल कडफिसस, और एक जो है बिम कडफिसस, बिम कडफिसस, है ना। नाम थोड़े से अजीब हैं और इनको लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें समझना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से भी चल रहा हूँ। कनिष्क जो है इसमें हम लोग देखते हैं दो लोगों को, इसमें भी एक तो कनिष्क खुद है, कनिष्क जो एक शासक है, ठीक है, उसका नाम कनिष्क है, और एक जो है हुविष्क है, हुविष्क, ये महत्वपूर्ण शासक है यहाँ पर कुषाण कनिष्क वंश में, ठीक है। कुजुल कडफिसस और बिम कडफिसस, ये अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़े पैमाने पर इनसे प्रश्न बनते हैं। तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना अगर हम देखें, कुषाण वंश की स्थापना किसने की, कुजुल कडफिसस ने। कुजुल कडफिसस संस्थापक है किसका, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का संस्थापक है। आराम से स्टैटिक्स चीज़ों को लेके चलिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है चीज़ों को रटने की, इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, एग्जाम के टाइम पे बस शॉर्ट नोट्स को एक बार देखना होगा, मेरी सारी कहानी आपको याद आ जाएगी अगर आपने कंसंट्रेट होकर सुना है तो, ठीक है, गाना चला के नहीं सुना है ना, गाना चला के सुना है तो फिर कहाँ हो पाएगा। तो कुजुल कडफिसस संस्थापक है किसका, कुषाण वंश का, ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक है, और इसको और किसके लिए जाना जाता है, इसको जाना जाता है कि इसने भारी मात्रा में रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, इसने क्या किया था, रोमन सिक्कों की नकल की, सिक्कों की नकल कर तांबे के सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए। रोमन सिक्के मुख्य रूप से तांबे के सिक्के होते थे, उनकी एक निश्चित आकृति होती थी, एक पूरा व्यास होता था अच्छा खासा, और उसके साथ साथ उस पर जो कुछ राजाओं के नाम, चित्रकारियाँ वगैरह वो सब होती थी। तो इसने बड़े पैमाने पर कुजुल कडफिसस ने सिक्के जारी किए। देखिए मुख्य रूप से कुषाण वंश में शुरुआती जो ये रहता है बिम कडफिसस, कुजुल कडफिसस, ये सिक्कों के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर सिक्के जारी किए थे अपने अपने काल में। तो कुजुल कडफिसस को मुख्यतः सिक्कों के लिए जाना जाता है। और भारत में कुषाण शक्ति का अगर वास्तविक शासक कहा जाए तो बिम कडफिसस को कहा जाता है। भारत में कुषाण शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है संस्थापक, बिम कडफिसस, ठीक है। बिम कडफिसस जो है भारत में कुषाण वंश का या कुषाण शासन का वास्तविक संस्थापक है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसने अब सिंधु नदी को पार किया और सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों को जो है जीता और अपने अधीन मिलाया। किसने, बिम कडफिसस ने। बिम कडफिसस ने बड़े पैमाने पर क्या किया कि भारत में अपने क्षेत्र को बड़े पैमाने पर फैलाया। इसके अलावा अगर इसकी उपलब्धियों को देखें तो हम देखते हैं कि इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। बिम कडफिसस ने, देखिए सिक्के आ गए फिर से, इसने सिक्के जारी किए, किसके, सोने के सिक्के जारी किए। यानी कि कहा जा सकता है कि इसके काल तक आते आते हम देखते हैं कि सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए थे, सोने के सबसे अधिक सिक्के तो बिम कडफिसस ने। सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए थे, बिम कडफिसस ने जारी किए थे सबसे अधिक सिक्के। तो इनके सिक्के के, सोने के सिक्के बड़ी संख्या में इसने जारी किए और इसके सिक्कों पर जो है एक तरफ यूनानी लिपि में होता था तो दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में होता था। तो सिक्के जो जारी किए इसने, तो जो सोने के सिक्के हैं इसके एक तरफ दो लिपियों का उपयोग किया गया है, किसका, यूनानी और खरोष्ठी।
तो यूनानी और खरोष्टी लिपि का उपयोग जो है इसके सिक्कों पर किया गया है, एक तरफ यूनानी में और एक तरफ खरोष्टी में इसका जिक्र हमें मिलता है। इसके अलावा ये शैव मत का अनुयायी था, ठीक है, किसका अनुयायी था? शैव मत का अनुयायी था और इसने महेश्वर की उपाधि धारण की हुई थी। किसकी उपाधि धारण की हुई है? महेश्वर की। तो ये शैव मतानुयायी था, मतानुयायी, ठीक है। और शैव मतानुयायी होने के कारण इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए नॉर्मल जो कैंडिडेट होगा वो ये सोचेगा कि महेश्वर की उपाधि यानी कि भारत से संबंध रखता है, शैव धर्म भारत से संबंध रखता है, तो इसको कोई भारत के शासक ने ही धारण किया होगा। क्वेश्चन बन जाए, महेश्वर की उपाधि निम्न में से किस शासक ने धारण की थी या किसको प्राप्त थी? ऑप्शन हो गौतमीपुत्र सतकर्णी, अशोक, बिम्बकड़फिसस, या अगला हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैंडिडेट ये सोचेगा गौतमीपुत्र सतकर्णी होगा, क्योंकि वो क्या है, ब्राह्मण का अनुयायी है, ब्राह्मण विचारधारा को मानता है, वैदिक धर्म को मानता है, तो वो जो है शैव मतानुयायी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, महेश्वर की उपाधि उसने धारण की होगी। तो इस चीज से बचिए। अब यहाँ पर ये चीज देखिए कि बिम्बकड़फिसस जो कि कौन है, एक कुषाण वंश का शासक है। चीन के आसपास की जो सीमाएं हैं, मुख्यतः तुर्किस्तान जिसे कहा जा रहा है, चीनी तुर्किस्तान, वहां से आया हुआ है, उस वंश का शासक है। उसने शैव मत को धारण किया है और उपाधि क्या है धारण की? उसने उपाधि धारण की महेश्वर की उपाधि धारण की। महेश कहा जाता है शिव को, तो महेश्वर की उपाधि जो है उसने धारण की। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि किस तरीके से इसने महेश्वर की उपाधि धारण की और इसने अपने सिक्कों पर अनेक, या कहा जाए कि उसने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल जैसे चित्रों को भी अंकित करवाया। यानी कि कहा जाए तो इसने अपने सिक्कों पर शिव को भी चित्रित करवाया, नंदी जो कि शिव की सवारी है, और शिव, नंदी और शिव का जो त्रिशूल है वो इस चीज का प्रतीक यहाँ पर माना गया कि ये जो है शैव मता अनुयायी है। इसके सिक्कों पर ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। इसके साथ ही भारत में सोने के सिक्के जो है बिम्बकड़फिसस ने एक तरीके से शुरू किए। इससे पहले भी शुरू किया जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में कहा जा सकता है कि बिम्बकड़फिसस ने सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। इसने अनेक, इस महेश्वर के अलावा और भी कई सारी उपाधियों को धारण किया, जैसे कि राज राजेश्वर, राजा राजा की उपाधि इसने धारण की। इसके अलावा अगर देखेंगे तो राजाधिराज, महाराज, सर्वलोकेश्वर, राजा धीराज, महाराज, सर्वलोकेश्वर, लोकेश्वर। तो हम देखते हैं कि जो उपाधि है किसकी, महेश्वर की जो उपाधि है वो, ये कुछ उपाधियां रहती हैं, और माफ कीजिएगा महेश्वर तो एक उपाधि है ही है साथ में, लेकिन जो बिम्बकड़फिसस है उसने जो उपाधियां और कुछ धारण की महेश्वर के अलावा, राजा राजा, राजाधिराज, महाराज, सर्वलोकेश्वर, इसकी भी उपाधियां जो है बिम्बकड़फिसस ने अपने शासनकाल में जारी की। तो कड़फिसस वंश में दो शासक हुए, कुजुलकड़फिसस जो कि कुषाण वंश का संस्थापक है, और उसने तांबे के सिक्के जारी किए जो कि रोमन नकल के तांबे के सिक्के थे। उसके बाद जो बिम्बकड़फिसस है उसने भारत में कुषाणों का वास्तविक संस्थापक कहा गया, और इसने जो है सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में जारी किए, जिस पर यूनानी और खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। यूनानी और खरोष्टी लिपि का उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है, और इसके साथ ही इन सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र दिखाई देते हैं, जो इसको क्या बताते हैं कि यह शैव मतानुयायी है, यानी कि शिव को मानने वाला है, शिव का उपासक है, और इस कारण से इसने जो है महेश्वर की उपाधि भी धारण की है। इसके अलावा अगर उपाधियों को देखें तो राजा राजा, राजाधिराज, महाराज और सर्वलोकेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की हुई है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीजों को आराम से एक बार देखेंगे, एक बार नजर डालेंगे, शॉर्ट नोट बना लेंगे, एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कहानियों को रटेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा, और कंफ्यूजन पैदा होगा तो एग्जाम में ब्लास्ट हो जाएगा माइंड में, और जहां ब्लास्ट हुआ तो गलतियां शुरू हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं जो कनिष्क वंश है उसमें कनिष्क की, ठीक है। तो ये कुजुलकड़फिसस आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा, बिम्बकड़फिसस भी मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इनके काल में क्या हुआ और ये किस लिए जाने जाते हैं, और इनसे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं कनिष्क का। तो कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक है, ठीक है, दो वंशों में, राजवंशों में से एक। अब हम बात कर रहे हैं किसकी,
कनिष्क एक वंश रहा और कनिष्क नाम का एक शासक भी रहा। तो इसमें जो कनिष्क है, कौन? कनिष्क, ये महानतम शासक रहा। किस वंश का? कनिष्क वंश का महानतम शासक रहा और इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राज्यारोहण किया, इसको ये राजा बना 78 ईस्वी में। और इसी समय इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में एक संवत की शुरुआत की, जिसे शक संवत कहा जाता है। शक संवत कहा जाता है। 78 ईस्वी से आता है शक संवत। और शक संवत के देखेंगे तो शक संवत अभी वर्तमान में भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। ठीक है, हम जानते हैं शक संवत क्या है। भारत, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। शक संवत भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है, जो कि 78 ईस्वी में जारी किया गया था। यानी कि अब मुझे कोई ये बताए कि जो विक्रम संवत है वो कब जारी किया गया था, उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जिन्होंने कल की क्लास की है उनको अच्छे से याद होगा, अच्छे से पता होगा। इसके साथ ही जो शक संवत है उसको 78 ईस्वी में जारी किया गया। मतलब कि आज की जो डेट है, इस डेट से 78 साल आप पीछे चले जाइए तो आपको जो है शक संवत मिल जाएगा एक तरीके से। ये हम देखते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 78 साल बाद इस संवत की शुरुआत की गई। ठीक है, तो यानी कि 78 संवत बराबर क्या होगा? 78 संवत बराबर एक ईयर, उसका पहला वर्ष जो होगा वो 78 संवत में होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चैत्र से ये प्रारंभ होता है, चैत्र माह से ये प्रारंभ होता है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब से होती है? चैत्र माह से होती है। और इसमें हम देखें अभी का जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, तो 22 मार्च से 21 मार्च तक ये पूरा ईयर रहता है इनका। यानी कि मान लीजिए कि 22 मार्च 2021 को शुरू हुआ एक नया कैलेंडर और फिर ये 2022 में 21 मार्च 2022 तक ये एक कैलेंडर इनका रहता है। यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से शक संवत की शुरुआत कब होती है? चैत्र माह से होती है, यानी कि मार्च में इसकी शुरुआत होती है। भारत सरकार का जो ईयर है वो एक तरीके जो सरकारी कैलेंडर है हमारा वो इसके अनुसार चलता है। तो शक संवत जो है भारत सरकार का सरकारी कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी और 78 ईस्वी में की थी, जब उसने अपना राज्यारोहण किया था। इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म का खुले दिल से स्वागत किया। और 78 ईस्वी में ही आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आप लोग वो पढ़ रहे थे कि बौद्ध संगीतिया, तो 78 ईस्वी में ही कुषाण वंश, 78 ईस्वी में ही क्या हुआ? 78 ईस्वी में ही कुषाण वंश के जो शासक हुए कनिष्क, इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इन्होंने कहाँ किया? कुंडलवन, कश्मीर। अभी आप लोगों ने मैप पे देखा कि जो एक पूरा क्षेत्र है कश्मीर में भी बहुत बड़ा क्षेत्र इन्होंने अपने अधीन किया हुआ था, जो कुषाण वंश के शासक थे उन्होंने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुंडलवन कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इन्होंने, कनिष्क ने रोमन सम्राटों की बात, कैसर और सीजर की उपाधियां धारण की थी। कनिष्क जो है इन्होंने क्या उपाधि धारण की है? इन्होंने उपाधि धारण की है कैसर की उपाधि, कई बार पूछा गया है, या सीजर की उपाधि, सीजर की उपाधि। और ये जो उपाधियां हैं मुख्य रूप से सीजर की उपाधि जो देखी जाती है वो रोमन शासकों में देखी जाती है, जो रोमन शासक हुए उनमें देखी जाती है। तो इन्होंने भी कैसर की उपाधि को धारण किया। तो कैसर की उपाधि धारण करने की और तथा शकों की भांति इन्होंने जो है छत्रव शासन का स्थापना की। किसने? कनिष्क ने। तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व में हुआ। जल्दी जल्दी देखते रहिए। कनिष्क की राजधानी पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। पहली राजधानी कहाँ थी इसकी? पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर में भी कहाँ? पुरुषपुर अभी वर्तमान में पेशावर है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है। दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। मथुरा कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश भारत में है। ठीक है, भारत में है मथुरा। और यहाँ पे दो राजधानियां हैं किसकी? कनिष्क की दो राजधानियां हैं, पेशावर और मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और वहां पर एक नगर की स्थापना की थी।
कनिष्क ने कश्मीर में एक नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी? कनिष्कपुर की स्थापना की थी। कनिष्कपुर की स्थापना की थी। किसने कनिष्कपुर की स्थापना की? कनिष्क ने स्थापना की कश्मीर को जीतने के बाद वहां पर। इसी तरीके से अशोक ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्वेश्चन देखिए, अब मैं शुरू करूंगा एक एक करके, सारे क्वेश्चन जो पीछे के हैं वो भी रिवाइज होते रहेंगे। इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का जो बड़े पैमाने पर क्या किया था? संपोषण किया था और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। चौथी बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। और वसुमित्र अध्यक्ष थे। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित कक्षाएं की हुई हैं उनके दिमाग में सारी चीजें फिट बैठ रही होंगी, उनको रटने। देखिए एक बात मैं शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपने शुरू से क्लासेस की हैं सारी, है ना, जो लोग बीच में नहीं कूदे हैं, जो लोग बीच में कूद आए हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि सबसे पहले जो है पीछे की सारी क्लासेस को आप लोग कर लीजिए, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को मैं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप बीच में ही आ गए हैं कि आप सोचे कि बीच में से ही हमें याद हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। याद यहाँ पे नहीं करना है, समझना है। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो मैं आपके तरीके से पढ़ा दूं। आपके तरीके से मतलब क्या है कि रटवा दूं, ट्रिक्स वगैरह बता दूं, कहानियां बता दूं, है ना, कहानी सुना दूं, तो वो नहीं होगा मेरे से। मैं अपने तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से बताऊं, जिस तरीके से मुझे चीज़ें ध्यान रहती हैं या मैं उन्हें समझ सकता हूं या कंसेप्ट को जान सकता हूं, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी चीज़ों को समझें और जानें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होती है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहते हैं। कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या है? पेशावर है, मथुरा है। दूसरी राजधानी, जल्दी जल्दी ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का एक प्रबल समर्थक अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब मौर्य वंश खत्म हुआ या मौर्य शासन खत्म हुआ, उसके बाद अगर भारत में बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक निकल के आते हैं तो कनिष्क वंश के शासक निकल के आते हैं, कनिष्क। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का एक प्रबल समर्थक यहाँ पर निकल के आया, यानी कि कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की एक जो पुरानी ख्याति थी जो कि खत्म हो चुकी थी, अलग अलग भारत में आने वाले जो ब्राह्मण या वैदिक धर्म को मानने वाले शासक थे, शुंग था, कण्व था, सातवाहन है, ठीक है। तो ये जो शासक रहे, इन्होंने भारत से एक तरीके से बौद्ध धर्म को खत्म करने का लगभग पुरजोर विरोध किया। सातवाहन शासकों ने तो फिर भी संरक्षण दिया, लेकिन जो कण्व वंश था या शुंग वंश थे, पुष्य मित्र शुंग ने तो लगभग एक तरीके से बौद्ध धर्म को समाप्त करने की पूरी योजना भी बनाई थी, ऐसा मतलब कहा जाता है। मतलब स्तूपों को खत्म किया, तोड़ा फोड़ा, है ना, बौद्ध मठों को तोड़ा, तो इस तरीके से देखा जाता है। तो ये ख्याति एक बार फिर से प्राप्त हुई बौद्ध धर्म को, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो इसके साथ ही इसने अनेक बौद्ध विहार, तो इसके लिए क्या किया उसने? बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूपों का निर्माण इसने बड़े पैमाने पर करवाया, चैत्य ग्रहों का निर्माण करवाया। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि चैत्य ग्रह क्या होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। भारत में अब तक का पाया गया सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा चैत्य ग्रह कहाँ का चैत्य ग्रह पढ़ा चुका हूं मैं, जल्दी से बता दीजिए। सातवाहन वंश को जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने इस चीज को बता दिया था। कमेंट में जल्दी से आंसर डाल दीजिए। जो लोग सीरियस हैं वो आंसर डालेंगे, मैं कह रहा हूं कि वो लोग आंसर डालेंगे जो लोग सीरियस हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो कमेंट में आंसर डालेंगे। लेकिन जो लोग नॉर्मली चलते रहना चाहते हैं, चलिए चलते हैं, वो आंसर नहीं डालेंगे, ठीक है। इस बात को मैं कह रहा हूं। अब चाहे इसे आप हृदय पर लीजिए या मस्तिष्क पर लीजिए, दो आप लोगों के पास है। अगर आप हृदय पर लेते हैं तो भैया नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह कैसे हो सकता है? कि हो सकता है कि अगली बार क्लास करो नहीं, मेरी बात बुरी लग गई है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसे मस्तिष्क पर लोगे तो समझ जाओगे कि मैं किस उद्देश्य से कह रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप इन चीजों को समझें और पढ़ें। आप अपने अंदर की जो एक चीज है, प्रबल जो क्षमता है किसी चीज को पाने की, अगर आप उसे भूल जाते हैं या आप उसे छोड़ देते हैं तो ये चीजें जो है दिक्कत करने लगती हैं, और फिर उसी के बाद से मन आलस में चला जाता है कि यार क्या पढ़ें, है ना, अभी रहने से, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। और जब एग्जाम आता है और यूं निकल जाता है और फिर पता चलता है कि अरे एग्जाम तो निकल गया, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, चलिए चलते हैं बाहर, कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेंगे, ठीक है। वैसा नहीं करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, इस चीज को बना के रखिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसने एक बड़े प्रसिद्ध जो इसके शासन काल में जो रहे, अश्वघोष, वसुमित्र जैसे प्रसिद्ध, चरक जैसे जो एक वैद्य हैं, प्रमुख चिकित्सक हैं, वो भी इसके शासनकाल में रहते हैं। उनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। लेकिन ये जो है कला का और एवं संस्कृति का बड़ा ही महान समर्थक था। इसके काल में दो महत्वपूर्ण कला स्कूलों का विकास हुआ, जिसे मथुरा कला शैली कहा जाता है और गांधार कला शैली कहा जाता है। यानी कनिष्क जो है, कनिष्क अगर कला
एवं संस्कृति का प्रमुख समर्थक था और इसके काल में 2 मूर्तिकला स्कूलों का विकास हो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? गांधार मूर्तिकला शैली, गांधार मूर्तिकला शैली। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और इनको पढ़ाने के बाद, इनके वंश को पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों से उसी पर ही बात करूंगा। तो इसके बाद जो हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या, तो इसके बाद जो अगली कला शैली रही वो कला शैली रही मथुरा कला शैली, मथुरा मूर्ति कला शैली, मूर्ति कला शैली। इन दोनों ही कला शैलियों में क्या प्रमुख अंतर रहा उसको हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके काल में, कनिष्क के काल में 2 मूर्ति कला के स्कूल जो है विकसित हुए। बोर्ड में आप लोगों के लिए पूरा छोड़ देता हूं आप लोग, ताकि सही से नोट डाउन कर लें, आसानी से नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, हालांकि स्क्रीनशॉट लेने में इतना वो नहीं है, आप लोग बाद में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन साथ में भी लिखते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गांधार मूर्तिकला शैली, मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास जो है वो कनिष्क के काल में होता है बड़े पैमाने पर। और कनिष्क ने एक तरीके से जो एक आपने अक्सर सुना होगा, एक मार्ग होता था, है ना, जो जिसका विकास आजकल चीन ज़्यादा कर रहा है ना। आपने सुना होगा एक करंट अफेयर्स में अक्सर सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, ठीक है, ये किसका है? इसी तरीके से आपने जो है वन बेल्ट वन रोड योजना के बारे में सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड, OBOR। तो ये जो है किसकी महत्वाकांक्षी योजना है? चीन की महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये चीन की जो महत्वाकांक्षी योजना है किस लिए है? 2013 में चीन के जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, अभी तो वर्तमान में ही बने रहेंगे, मतलब बनते ही रहेंगे भविष्य में, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक तो शी जिनपिंग जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उनकी तो मौज आ गई, एक तरीके से संविधान संशोधन करवा दिया और वही शी जिनपिंग ही जो है बने रहेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो अब यहाँ पर वन बेल्ट वन रोड का विजन जो है शी जिनपिंग ने 2013 में प्रस्तुत किया था। वो क्या विजन है कि जो चीन से रोम की तरफ यानी यूरोप की तरफ जाने वाला जो एक सिल्क रूट था, है ना, प्राचीन सिल्क रूट, जिस पर चीन के लोग रेशम का उत्पादन करके रेशम कपड़े बनाकर कहाँ ले जाते थे? यूरोप ले जाते थे, ऊंट पर सवार होकर उस पर ले जाते थे। तो एक रास्ता बनता था, तो जो एक रास्ता बनता था कहाँ? चीन से लेकर कहाँ तक जाता था? यूरोप तक जाता था। तो उस रास्ते को विकसित करना है। तो यहाँ पर कनिष्क ने जो उस समय किया, उस समय कनिष्क ने जो चीन से होकर रोम की तरफ रास्ता जाता था, सिल्क रूट जिसे कहा था, सिल्क मार्ग जिसे कहा जाता था, रेशम मार्ग जिसे कहा जाता था, और आज भी कहा जाता है रेशम मार्ग, आज भी है वो एक मार्ग। और उसी के बिहाफ पर पूरे आसपास के जो देश हैं उनको, महाद्वीप हैं, उनको चीन जो है जोड़ने की कोशिश कर रहा है और लगातार जो है अपने दबाव को बढ़ा रहा है, या अपने प्रभुत्व को, या अपनी जो स्थिति है, प्रेजेंटेशन है उसका, या उसकी जो वास्तविकता है उसको लगातार बढ़ा रहा है। कुल मिला के अपनी जो स्थिति है हर एक देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, सिल्क रूट को एक बार फिर से जारी करके। तो ये इसकी प्रमुख चीजें हैं। जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पाकिस्तान में बना रहा है, जो कि चीन के जिनजियांग से होकर आता है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक एक रास्ता बना रहा है। लेकिन ये विवाद में है। इन विवादों को लेकर हम अक्सर एक अलग वीडियो में बात करेंगे, एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जब हमारे पास एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। इसको मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसके लिए एक मैप की ज़रूरत होती है, और अगर इस बोर्ड पर मैप बताना जो है इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी मेहनत लगती है, चीज़ों को एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जब यहाँ पर एक स्मार्ट बोर्ड होगा तो चीज़ों को समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना शेयर होगा उतनी ही चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी बाकी हैं। जर्नल स्टडीज़ एक रिसर्च के तौर पर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नॉर्मली कुछ भी आपको चेप दिया, वो काम मेरे पास नहीं होगा है। जो ऑथेंटिक है वो चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विवादास्पद है, इसको हम लोग आगे बात करेंगे फिर कभी। तो जो सिल्क रूट है, उस सिल्क रूट पर कनिष्क ने क्या किया? अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, उसको नियंत्रण में कर लिया। यानी कि चाइना से अगर कोई रोम की तरफ, या कहा जा सकता है यूरोप की तरफ जाने वाला कोई व्यापारी होता था तो उसको पहले कनिष्क के यहाँ टैक्स देना होता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। तो उसने जो है सिल्क मार्ग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो सिल्क मार्ग पर नियंत्रण किसने स्थापित किया? कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर, या कहा जा सकता है रेशम मार्ग पर,
रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। किसने? कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो कनिष्क ने ऐसे कई आक्रमण किए, जो कि मुख्य रूप से कनिष्क ने जो एक आक्रमण किया वो एक आक्रमण किया पाटलिपुत्र पर। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके उसने जो है गौतम बुद्ध का जो एक भिक्षा पात्र जो पाटलिपुत्र में रखा हुआ था उसको प्राप्त किया, और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म के एक प्रमुख जो एक विद्वान रहे अश्वघोष, उनको भी प्राप्त किया, यानी अश्वघोष को भी वो अपने साथ ले आए। तो यहाँ पर कनिष्क ने एक आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया हुआ है। और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके उसने क्या किया है? जो गौतम बुद्ध हैं उनका जो भिक्षा पात्र कहाँ है? पाटलिपुत्र में है, उसको उसने ले आया वहां से, और उसके साथ साथ अश्वघोष को भी ले आया। अश्वघोष कौन है? अश्वघोष जो कि महायान धर्म जो सांप्रदाय है बौद्ध धर्म का, उसके एक भिक्षु है। तो अश्वघोष को ले आया अपने साथ। मैंने आप लोगों को बताया है, इनके बारे में अच्छे से समझाया जब बौद्ध धर्म पढ़ाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार बौद्ध धर्म को पढ़ लीजिए, जो मैंने पीछे क्लासेस दी हैं, आपको आगे की चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, ज्यादा पढ़ने की और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र में अश्वघोष को, और इसके अलावा और भी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें हैं उनको लेकर पाटलिपुत्र से कौन आता है? कनिष्क जो है लेकर आ जाता है, आक्रमण करता है और जीतकर ले आता है। इसके अलावा इसके साथ ही हम देखते हैं कि मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा है, जो मथुरा कला शैली है, मूर्ति कला शैली है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक मूर्ति मिलेगी, उसकी एक प्रतिमा मिलेगी, और इस प्रतिमा में उसे घुटनों तक चोगा पहने हुए और एक काफी भारी एक तरीके से कहा जा सकता है जूते पहने हुए, जैसे कि आप इस चित्र में देखिए। इस चित्र में देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मथुरा में जो कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, जिसमें क्या है कि उन्हें घुटने तक चोगा पहना हुआ है उसने, और पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में क्या दिखाया है? घुटने तक चोगा पहना हुआ है, और जूते जो पहने हुए काफी भारी भरकम जूते उसने पहने हुए हैं, जो कि कनिष्क की प्रतिमा है। तो मथुरा मूर्तिकला शैली में इस चित्र को देखा, इस मूर्ति को देखा गया है, इस प्रतिमा को देखा गया है, जो कि कनिष्क की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कनिष्क को जिस तरीके के इसने काम किए या बौद्ध धर्म को एक दोबारा से महत्व प्रदान किया, तो उसके बाद इसे जो कहा जाने लगा, इसको द्वितीय अशोक के रूप में भी देखा जाता है। किस रूप में भी देखा जाता है? द्वितीय अशोक। किस रूप में देखा जाता है? द्वितीय अशोक के रूप में भी इसे जाना जाता है। सेकंड अशोक का नाम, उपाधि भी इसे दी जाती है। ठीक है, सेकंड जो अशोक है उसकी उपाधि दी जाती है। हालांकि सारी बातें अशोक के समान नहीं है। जैसे अशोक ने बलि प्रथा पर रोक लगाई थी या पशु बलि पर रोक लगाई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि अशोक के किस बृहद शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि कनिष्क जो है, कनिष्क के जो सिक्के मिले हैं कुछ, मुख्य रूप से कनिष्क का ने जो सिक्के जारी किए हैं, एक जो तांबे का सिक्का है, किसका? एक तांबे का सिक्का है, और उस तांबे के सिक्के पर माफ कीजिएगा, कनिष्क को बल वेदी मतलब बलि वेदी, माफ कीजिए, बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। बलि देते हुए दिखाया गया है, बलि देते हुए। ठीक है, तो बलि चढ़ाते हुए कहा जाए या पशु की हत्या पशु बलि देते हुए जो है दिखाया गया है। किसे? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस शासक को उसके सिक्के पर बलि देते हुए दिखाया गया है? तो कनिष्क को दिखाया गया है। तो ध्यान रखिए, जो भी चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई हैं उन सब से लगातार प्रश्न उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। तो लगातार कोशिश करते रहिए कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से ध्यान रखें और नोट डाउन करते रहें। इसके बाद इसके रूल के बाद कई उत्तराधिकारी आते हैं इसके, जो एक तरीके से प्रमुख दूसरा जो उत्तराधिकारी, जैसे कि मैंने शुरू में लिखा था कि कनिष्क के बाद जो एक प्रमुख कुषाण शासक हुआ, कुषाण वंश का शासक हुआ, वो कौन हुआ? हुविष्क हुआ। तो हुविष्क जो है एक अगला कनिष्क के बाद जो प्रमुख शासक है, उसके बाद वो शासक नहीं बना है, उसके बाद और भी कई सारे शासक बने हैं, लेकिन जो हुविष्क है वो उत्तराधिकारी था किसका? वशिष्ठ का। वशिष्ठ एक राजा बना कनिष्क के बाद, और कनिष्क के बाद उसका, वशिष्ठ के बाद उसका उत्तराधिकारी बना हुविष्क।
कौन बना? हुविस्क। तो हुविस्क कौन है? एक तरीके से कहा जाए कुषाण वंश का एक और प्रमुख शासक। एक प्रमुख शासक किसके बाद? कनिष्क के बाद प्रमुख शासक। तो इसने कश्मीर में हुविस्कपुर या हुविस्क नगर की स्थापना करवाई, जिसका उल्लेख हमें राजतरंगिणी में मिलता है। इसने कश्मीर में क्या किया? कश्मीर में किसकी स्थापना करवाई? कश्मीर में स्थापना करवाई हुविस्कपुर की। हुविस्कपुर या हुविस्क नगर के नाम से भी जाना जाता है, हुविस्क नगर। बात समझ में आ रही है? अब इसका उल्लेख किस में मिलता है? हमें कैसे पता चला कश्मीर में उसने किया? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी। तो जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर से संबंधित पुस्तक है। लेखक कौन है इसके? इसका जिक्र कई बार आ चुका है। इसका जिक्र अशोक के काल में भी किया था मैंने। क्या किया था कि अशोक ने एक नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी? कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा। और इसके अलावा उसने एक कश्मीर के अलावा कहीं और भी एक नगर की स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी? उसका जिक्र भी इसी में ही मिलता है। एक मंदिर भी बनवाया था कश्मीर में अशोक ने, उसका जिक्र भी राजतरंगिणी में मिलता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए किस में मिलता है। तो कल्हड़ की किताब है राजतरंगिणी, जिसमें हुविस्क के बारे में पता चलता है। चलिए, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसने अपने सिक्कों पर शिव, स्कंद और अन्य कई सारे देवताओं के चित्र बनवाए। यानी कि ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि शिव का उपासक रहा, और इसने कई और दूसरे जो उपासक थे धर्म के, या कहा जाए शिव, स्कंद और विष्णु के चित्र जो है मुख्य रूप से इसने अपने सिक्कों पर स्थापित करवाए। तो हुविस्क ने सिक्कों पर शिव, स्कंद और किसके? विष्णु के चित्र करवाए। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हुविस्क है वो वैदिक धर्म को, या कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन कनिष्क जो था, कनिष्क किस धर्म को बढ़ावा दे रहा था? बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहा था। तो कनिष्क कुल का अंतिम महान शासक या सम्राट कहा जा सकता है किसे? वसुदेव को। तो वसुदेव नाम का ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कनिष्क वंश का अंतिम शासक कौन है? वसुदेव है। वसुदेव है। देखिए, ये सारी जो डिटेल हैं, ये सारे जो कंसेप्ट हैं, जो फैक्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये NCERT बेस्ड हैं। और मुख्य रूप से जो कक्षा 11 और 12 की किताबें हैं NCERT की, उस पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही मैं आपको दे रहा हूँ। एक रिसर्च कर, देखिए कोई भी अपनी जो स्रोत हैं उस सोर्सेज को बताने से बचते हैं, पता नहीं क्यों बचते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जो कहानियाँ उसमें दी हुई हैं उसके आधारित जो निचोड़ हो सकता है वो मैंने आप लोगों को लाकर दिया है। तो अंतिम जो कनिष्क वंश का शासक है वो कौन है? वसुदेव है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसु मित्र को जो है संरक्षण प्राप्त था। इसके साथ ही चरक को भी संरक्षण प्राप्त था। यानी कि अगर हम कनिष्क के जो दरबार देखें, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बात करेंगे, तो क्या है कनिष्क के दरबार में कौन कौन है? अश्वघोष है, अश्वघोष है, ठीक है, वसुबंधु, वसुमित्र है, ये दोनों बौद्ध धर्म के संबंध रखने वाले हैं, और चरक है। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन, नागार्जुन या नागसेन के नाम से भी जाना जाता है। अश्वघोष को जाना जाता है बुद्ध चरित्र के लेखन के रूप में। बुद्ध चरित्र मैंने आप लोगों को बौद्ध साहित्य को पढ़ाते हुए बताया था कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? बुद्ध चरित्र लिखी है किसने? अश्वघोष ने लिखी है। बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुद्ध के जीवन को संबंध में चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वसु महाविभाष्य शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ है वसुमित्र का। महाविभाष्य शास्त्र, ये किताब किसकी है? वसुमित्र की है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। चरक जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, कनिष्क के आयुर्वेदाचार्य हैं, राजवैद्य हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र का एक सिद्धांत दिया था और प्रसिद्ध दार्शनिक रहे नागा अर्जुन। चरक और नागा अर्जुन, चरक जो थे वो वैद्य थे, राजवैद्य थे। वसुमित्र की जो किताब है महाविभाष्य, इसे विश्व का कोश भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है इसे? विश्व का
कोश भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, अक्सर जो है प्रश्न इससे क्रिएट किए जाते हैं और बनते हैं। तो ये यहाँ तक हम चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था रही, यानी कि अब हम ओवरऑल जितने भी वंश, देशी राजा हो या विदेशी राजा हो, उन दोनों ही राजाओं के बीच में शासकों की जो एक प्रशासनिक व्यवस्था इस काल में रही उसकी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न इनसे क्रिएट कर लिया जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर रेगुलर वीडियो को देखा, क्लास को देखा है, तो अंत तक आप लोग बने हुए हैं, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से मिल गए होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ अच्छा सीखा हो, तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।